Good morning, children. Welcome back to Shortcut. So we are starting chapter number 8. How do organisms reproduce? Now, first of all, what is reproduction? ये शब्द जो है मैं आपको इससे अवगत करवा दूं that what is reproduction? Reproduction का अर्थ होता है अपनी ही तरह के प्राणियों को जनरेट करना, पैदा करना, ताकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ सके। अब कुछ प्रश्न भी उठते हैं कि भी ऐसा क्यों जरूरी है एटसेट्रा, तो ये इसमें पढ़ने को हमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी इसके बारे में। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ही देखते हैं, डिटेल में चलते हैं। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म्स बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? आफ्टर रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन. On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. So why should an individual organism waste energy on the process? It does not need to stay alive. It would be interesting to discuss the possible answers in the classroom. अब सबसे पहले प्रश्न पूछा है तभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है? अब एक्चुअल में देखने जाएं तो एक प्राणी है कोई भी, उसको जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन से तो कोई लेना देना ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि रिप्रोडक्शन से उसको कुछ मिलता है तो इसलिए वो मतलब रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं। मेन जो प्रोसेस होते हैं कौन से होते हैं? हमारी न्यूट्रिशन चाहिए इंसान को, यानी कि अगर हम किसी भी प्राणी की बात करें ऑर्गेनिजम्स की, तो ही और शी नीड्स और इट नीड्स न्यूट्रिशन चाहिए उसको। फिर उसके प्रोसेस की बात करें, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, एक्सक्रीशन प्रोसेस है, डाइजेशन जो प्रोसेस है, तो इस सब से उसको एनर्जी मिलती है। ये सब चीज़ें जरूरी हैं लाइफ के लिए, लेकिन रिप्रोडक्शन तो जरूरी नहीं है वैसे देखने जाए तो। वो फिर रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है कि एक ऑर्गेनिज्म ऐसा करता है? और इवन जो ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, इसमें बहुत सारी एनर्जी भी लॉस्ट होती है, स्पेंड होती है एनर्जी, लेकिन फिर भी उसका उस प्राणी के जीवन से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों रिप्रोडक्शन होता है, क्यों एनर्जी वेस्ट की जाती है? तो इसके उत्तर अगर हम ढूंढने जाएं क्लासरूम में बैठ के, अगर जनरेट करें इसके बहुत सारे आंसर, तो बहुत सारे उत्तर हमें मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। Now, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. If there were only to be one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. It is a large number of organisms belonging to single species that brings them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to the same species? Usually we say that this because they look similar to each other, thus reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. अब सबसे पहली बात, अब देखिए हम बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन ना होता तो क्या, भी जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन, लेकिन अगर हम कहें भी रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, तो आप देखो भी एक दुनिया के अंदर शेर था, एक ही शेर होता, तो क्या उस शेर को सब लोग देख लेते? नहीं देख पाते सब लोग शेर को, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक शेर था, वो कहाँ भटकता जंगल में, कौन उसको ढूंढता, किसी को दिख जाता तो वो उसको देख लेता, तो उसको यकीन हो जाता हाँ भी शेर होता है। ऐसा एक प्राणी होता है जो बिल्ली की तरह दिखता है, बड़ी बिल्ली होती है, बोलते हैं बड़ी बिल्ली होती है, ऐसा शेर मतलब बिल्ली की तरह दिखता है, बड़ा जानवर है, वो जिसने देखा वो मानता। अब जिसने नहीं देखा है वो बोलता भी मैंने तो देखा ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? लेकिन बहुत सारे शेर, बहुत सारे लायंस हैं, बहुत सारे टाइगर्स हैं, हर एक प्राणी है जो उनकी संख्या बहुत सारी है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमने उनको देखा है, हमने उनको देखा है। अब हम बात करें अगर पेंगुइन्स की, तो पेंगुइन्स किसने देखे हैं भाई? मेरे ख्याल से भारत के अंदर तो किसी ने नहीं देखे होंगे, और मेरे ख्याल से पूरी वर्ल्ड के अंदर देखने जाए तो बहुत ही कम लोगों ने देखे होंगे, सबने तो नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, पोल्स पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि पेंगुइन्स होते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर जब कुछ प्रोग्राम्स अंटार्कटिका आर्कटिक में जब फिल्माए जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे लाखों हजारों लाखों की तादाद में पेंगुइन्स देखने को मिलते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा संख्या उनकी, तो हम उसको नोटिस करते हैं। अब एक ही होता तो हम कैसे नोटिस करते हैं? तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही तरह के, एक तरह के दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को जो प्रोड्यूस करता है, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आउटर लुक में, फिजिकल नेचर में लगभग एक जैसे ही होते हैं, उनका जो बॉडी का डिजाइन होता है वो सिमिलर ही बना होता है। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? Organisms look similar because their body designs are similar. If body designs are to be similar, the blueprints for these designs should be similar. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. In class 9th, we have learned that chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules. The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. If the information is changed, different proteins will be made, different proteins will eventually lead to altered body design.
अब ऑर्गेनिजम्स की बात करें, वो एक दूसरे के समान दिखते हैं। अब आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं भी, एक आर्किटेक्ट तुमने मंगवाया इटली से, एक मंगवाया तुमने भारत के किसी छोटे से गांव से, क्या वो दोनों सेम डिजाइन की बिल्डिंग बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो आर्किटेक्ट जो इटालियन है उसका माइंड अलग तरीके से चलेगा और हमारे वाले का अलग तरीके से चलेगा। अगर हम एक दुनिया के अलग अलग जगहों से आर्किटेक्ट्स को बुलाएं तो सब सिमिलर डिजाइन नहीं बना पाए, डिफरेंस आए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमें सेम डिजाइन बनाना है तो क्या करना होगा, हमें जो इटालियन आर्किटेक्ट ने जो बिल्डिंग बनाई थी उसका सेम ब्लूप्रिंट हमें हमारे वाले आर्किटेक्ट को देना पड़ेगा। अभी ये ब्लूप्रिंट है, फिर वो बना देगा। लेकिन अगर ब्लूप्रिंट सेम नहीं होगा तो सेम बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो इसलिए ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है। और ब्लूप्रिंट जो है वो कहां से आता है भाई? तो हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट बेसिक नीड है सेम ऑर्गेनिज्म जनरेट करने की। तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे सेल्स जो होते हैं उनके अंदर एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, होता है ना न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये भी तुमने शब्द सुना होगा, क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर फीचर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे में जाते हैं, यानी कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों में आते हैं बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली। तो क्रोमोसोम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्रोमोसोम कैसे करता है? क्रोमोसोम क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को डीएनए के फॉर्म में नेक्स्ट जनरेशन को देता है। किसके फॉर्म में देता है वो? डीएनए के फॉर्म में। तो डीएनए जो है उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपको याद रखना है, साइंस के अंदर वन वर्ड में कई बार पूछा जा सकता है, गिव फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के सेल के अंदर, वो एक तरह की इंफॉर्मेशन है। डीएनए है क्या? वो खाने पीने की कोई चीज नहीं, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है? एक इंफॉर्मेशन है जो मदद करता है प्रोटीन्स बनाने में। क्या बनाने में? प्रोटीन्स बनाने में। लेकिन अगर हम उस डीएनए से छेड़छाड़ कर दें तो जो प्रोटीन बनना है वो बनेगा नहीं। एक रेसिपी बना रही है मम्मी भाई, मम्मी ने केक बनाने की एक रेसिपी सीखी और वो एक पेपर पे लिख दी, ठीक है, और मम्मी उसको बनाने लगी और आपने क्या किया, आपने उसमें से एक लाइन को काट दिया। अब क्या वो केक बनेगा प्रॉपर? नहीं। क्यों भाई? आपने तो बाकी तो 10 स्टेप थे, तुमने 9 स्टेप तो सेम छोड़ दिए, एक ही स्टेप काटा था, लेकिन फिर भी केक खराब हो जाएगा। तो वैसे ही डीएनए जो है वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और अगर उसमें थोड़ा भी बदलाव हो गया तो प्रोटीन जो है जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनेगा और पूरा बॉडी डिजाइन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? अब जैसे बिल्डिंग का बताया मैंने या रेसिपी का एग्जांपल दिया, दोनों ही चीजें, अगर आर्किटेक्ट को जो आपने ब्लूप्रिंट दिया था, अगर उस ब्लूप्रिंट में थोड़ा बदलाव कर दोगे तो सेम बिल्डिंग बनेगी? नहीं बनेगी। जैसे मम्मी ने जो बनाना था खाना, जो भी केक बनाना था, उसकी रेसिपी में आपने एक स्टेप चेंज किया, एक स्टेप ऊपर वाला नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर कर दिया, इतना करने से भी वो केक बर्बाद हो जाएगा, जैसा चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो वैसे ही बॉडी डिजाइन में बदलाव आ जाएगा अगर हम डीएनए के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर देते तो। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. तो हम कह सकते हैं कि डीएनए कॉपी का प्रोड्यूस होना, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल बनने का जो बेस स्टेप है वो है कॉपिंग ऑफ डीएनए। Cells use chemical reactions to build copies of their DNA. This creates 2 copies of the DNA in a reproducing cell and they will need to be separated from each other. अब सेल्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए। अब जब 2 कॉपीज बनती हैं किसी सेल के अंदर, फिर उनको सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। अब 2 बन गई, उनको सेपरेट तो करना पड़ेगा। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. अब ये कोई जेरोक्स मशीन में से निकलने वाली कॉपी नहीं है। एक कॉपी आई, फिर दूसरी आई, जो अच्छी लगी वो रख ली और दूसरी फाड़ के फेंक दी, ठीक है। ये डीएनए कॉपीज हैं, तो एक जो है ओरिजिनल उसको रख लिया और दूसरी को हमने धक्का मार दिया, ऐसा नहीं होता है। Because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copy is separate, each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to 2 cells. तो अब सिंपली पुश बाहर कर दे उसको वो नहीं होता है, लेकिन इसके लिए एक एडिशनल अपैरेटस का यूज होता है। क्या यूज होता है? एक एडिशनल अपैरेटस, जो दोनों सेल्स हैं, जो दोनों डीएनए हैं, वो दोनों अपने अपने अपैरेटस में जाकर अलग हो जाएंगे। एक डीएनए था सेल में, वो 2 बने,
दो सेल्स बन गया भाई। अब ये दोनों सेल्स ये अलग अलग अपैरेटस में जाके अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से एक सेल जो है वो डिवाइड हो गया दो सेल्स के अंदर। These two cells are of course similar but are likely to be absolutely identical. The answer to this question will depend on how accurately the copying reactions involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable, therefore it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो दो सेल्स बने हैं क्या वो दोनों एग्जैक्टली सेम है? एग्जैक्टली सेम नहीं। मैंने आपको एक ओरिजिनल बुक दी, आपने उस बुक की जेरोक्स करवा दी, एक फॉर्म दिया मैंने, ठीक है। वो फॉर्म को आपने जेरोक्स करवा, आपसे खराब हो रहा था फॉर्म, आपने सोचा पहले ही दो रख लेते हैं फॉर्म जेरोक्स करके, इंपॉर्टेंट था फॉर्म इसलिए आपने दो कॉपीज उसकी निकलवाई। अब आपने क्या किया, मैंने बोला था भाई ये 10 दिन में मेरे को फिल करके सबमिट करना, आपने 10वें दिन में मेरे को फिल करके सबमिट किया, वो ओरिजिनल की बजाय आपने जेरोक्स दिया, तो क्या मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि ओरिजिनल है कि जेरोक्स है? ओरिजिनल बुक और जेरोक्स बुक को आपको पहचान नहीं सकते हो? पहचान सकते हैं आप लोग। तो उसी प्रकार से ये दोनों जो सेल्स हैं ये आइडेंटिकल होंगे, देखने में सेम लगेंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो ओरिजिनल की तरह दिखेंगे लेकिन ओरिजिनल तो नहीं होंगे। सही बात है गलत है? एकदम सही ना। तो इस तरीके से हम कहें कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसके अंदर कंप्लीट कॉपिंग का प्रोसेस जो होता है वो नहीं होता, उसमें माइनर वेरिएशंस तो रहती ही हैं, माइनर वेरिएशंस तो रहती। अभी तुमने भाई अभी इस जगह पर एक पेपर से एक कोई भी ड्राइंग की, ठीक है, फिर मैंने कहा सेम ड्राइंग दोबारा करो, एग्जैक्टली सेम कॉपी बन जाएगी दोबारा? थोड़ा तो चेंज आ सकता है भाई, ठीक है। समझो कि ये पेज है तुम्हारा, इसके ऊपर तुमको ड्राइंग करनी, पहला तुमने यहाँ ड्रॉ किया, अब जो दूसरा ड्रॉ करने के लिए बैठे तुम लोग यहाँ किया यहीं पे, लेकिन जरा सा इधर हो गया, तो थोड़ा तो उसमें डिफरेंस आ ही सकता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए कॉपी जो जनरेट हुई हैं वो सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगी ओरिजिनल जैसी, एकदम एग्जैक्ट नहीं होगी, सिमिलर जरूर होगी लेकिन एग्जैक्ट नहीं। Some of these variations might be so drastic that the newer DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will simply die. अब कुछ चेंजेस मैंने बताया कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनके अंदर चेंज आता ही है, ठीक है, कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन कभी कभी ये चेंज ड्रास्टिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा चेंज होने की वजह से जो नई कॉपी बनती है वो उसके अपैरेटस के अकॉर्डिंग नहीं रह पाती है, उसके हिसाब से वो नहीं जीवित रह पाती, इसलिए वो मर जाती है, इट डाइज, तो सेल मर जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशंस इन द DNA copies that would not lead to such a drastic outcomes. Thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other. अब कभी कभी ऐसा होता है कि भी ड्रास्टिक चेंज आता है तो डीएनए जो है, जो सेल जो है, जिसमें बदलाव इतने ज़्यादा आ गए कि वो उस अपैरेटस के साथ कोप अप नहीं कर पाता, उसके हिसाब से नहीं रह पाता और वो मर जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो इस प्रकार से नहीं होते हैं, यानी कि उनके अंदर बदलाव आता है लेकिन थोड़ा बदलाव होता है जिस कारण से वो सिमिलर कॉपीज की तरह जीवित रह जाते, सर्वाइविंग सेल्स कह सकते हैं उनको, लेकिन वो एक दूसरे से अलग होते एक दूसरे से अलग है। अब ये बच्चा और दूसरा बच्चा अगर दोनों को देखने में सेम ही लगेंगे, जो फीचर्स हैं वो सब उसके पास भी हैं, लेकिन दोनों सेम हो नहीं, आप सेम नहीं हो। Thus, the surviving cells are similar to but subtly different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution, as we will discuss in the next chapter. तो ये जो टेंडेंसी है वेरिएशन क्रिएट करने की, यही रिप्रोडक्शन का बेसिस है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन मतलब जो शुरुआत होती है जीवन की उसका, तो यही इसका बेस है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्यों? तो सबसे पहले इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं। वेरिएशन समझे कि बदलाव, चेंजेस। क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में समझते ना कि बॉल, एक क्रिकेटर जो है बॉलर है, बॉल फास्ट फेंकता है लेकिन वो वेरिएशन भी शो करता है, कोई बॉल स्लो फेंक देगा, कोई लेग कटर फेंक देगा, कोई ऑफ कटर फेंकेगा, कोई शॉर्ट बाउंसर रहेगी, कोई स्लो बाउंसर रहेगी, कोई यॉर्कर रहेगी, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन शो करना, तो वेरिएशन की जरूरत क्यों है, उसका इंपॉर्टेंस क्यों है?
तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे एक बैक्टीरिया का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ध्यान से सुनिएगा, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, वो यहाँ पर रह रहा है इतने पानी के अंदर, ठीक है, ये वाटर है, वाटर के अंदर वो बैक्टीरिया रहता है। अब हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया तुमको पता है एक चम्मच भर लो तो करोड़ों लाखों की संख्या में चम्मच, उसमें चम्मच में भी हो सकते हैं मिट्टी में। अब वो जो बैक्टीरिया है वो टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर है बाहर, लेकिन सडनली एनवायरमेंटल चेंज हुआ और पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब ज़्यादातर जो बैक्टीरिया थे वो मर जाएंगे या फिर सारे मर जाएंगे? क्या होगा? सारे मर जाएंगे? सारे नहीं मरेंगे, उसमें से कुछ बच जाएंगे, सारे नहीं मरेंगे, कुछ बच जाएंगे, ठीक है। अब सारे तो नहीं मरे, कुछ बच गए। अब कुछ बचे, वो क्यों बचे? बिकॉज ऑफ वेरिएशन, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अब सारे क्यों नहीं मरे भाई? जो बाकी बैक्टीरिया थे उनकी बॉडी जो थी वो इस टेम्परेचर में, बढ़े हुए टेम्परेचर में जीने लायक नहीं थी, उसमें रहने लायक नहीं थी, इसलिए वो मर गए। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे थे जो ये डीएनए कॉपीज जब बनी थी, जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस हुए थे, जो वेरिएशन क्रिएट हुई थी, उस कारण से वो जो बैक्टीरिया थे वो मर नहीं गए, उनकी बॉडी जो थी वो हैबिचुअल थी इतने टेम्परेचर के, उन्होंने उसको कवर कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से जो वेरिएशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वेरिएशन ना हो तो क्या हो? अगर समझो कि बैक्टीरिया का जो ग्रुप था इसके अंदर सब बैक्टीरिया जो थे, हमने देखा भी मोस्टली तो मर गए, लेकिन कुछ बच गए क्योंकि वेरिएशन था। लेकिन अगर वेरिएशन नहीं होता तो क्या होता? तो सारे ही निकल लेते। अगर वेरिएशन नहीं होता तो जैसे दूसरे मर गए तो ये भी मर जाते, तो फिर बैक्टीरिया, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जीरो हो जाती भाई। तो हम कभी जान ही नहीं पाते भी ये बैक्टीरिया भी होता है। हाँ, किताबों में जरूर पढ़ लेते लेकिन हमें पता ही नहीं होता बैक्टीरिया क्या है। तो सेम वे में ये जो कोई भी स्पीशीज है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, कोई भी एक, अब शेर की बात करो, हाथी की बात करो, घोड़े, गधे, कोई भी जानवर ले लो, उनकी पॉपुलेशन बहुत होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने का रीज़न यही है कि उनको हम नोटिस कर पाए। उसके बाद उनमें वेरिएशन भी होती है। वेरिएशन होने का रीज़न ये है कि अगर कुछ चेंज हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुआ, भले सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, एनवायरमेंटल चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ गया, वाटर लेवल राइज हो गया ग्लेशियर वगैरह पिघलने से, तो उन सब कंडीशंस के अंदर वो जो प्राणी हैं वो सारे के सारे खत्म ना हो, उसमें से कुछ बच जाएं ताकि वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सके। अब सपोज एक इकोसिस्टम है, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, वहाँ पर हिरण ज़्यादा है, डियर, लेकिन सडनली कुछ चेंज आया, ऐसा कुछ हुआ कि सब मर गए, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पीशीज के 50 हिरण बच गए। और वो 50 हिरण जो हैं वो रिप्रोडक्शन के द्वारा साल बाद 200 हो जाएंगे, उसके एक साल बाद 1000 हो जाएंगे, उससे एक साल बाद 50,000 हो जाएंगे, ऐसे करते करते वो बढ़ जाएंगे। तो वेरिएशन का ये फायदा है कि वो स्पीशीज खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो स्पीशीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कौन कौन से मोड्स अपनाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए? पहला हम पढ़ेंगे फिजन। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन और fission leads to the creation of new individuals. Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during division can take place in any plane. However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as seen in Leishmania, which have a whip-like structure at one end of the cell. In such organisms, binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structures. Other single-celled organisms such as malarial parasite Plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. Yeast, on the other hand, can put out small buds that separate and grow further, as we saw in activity 8.1. अब फ्यूजन क्या है? सबसे पहले इस चीज को समझो। फ्यूजन का मतलब, सबसे पहले बात, फ्यूजन कहाँ कौन शो करता है पता है? जो सिंगल सेलुलर है ज्यादातर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है। एक सेल है वो दो में बट गया, इस तरीके से।
तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, ज़्यादातर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। ये पूरा एक है, लेकिन वो धीरे धीरे 2 पार्ट में बढ़ गया, अब दोनों अलग अलग इंडिविजुअल बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर अमीबा की बात की, अमीबा देखा ना, ग्रीन कलर का होता है जो, ठीक है। अमीबा जो है उसकी जो बॉडी है, यहाँ पर ये डायग्राम आपके सामने दिया गया 8.1a, तो एक पूरा है ये, फिर धीरे धीरे उसका शेप ऐसे, ये पूरा एक है सब, धीरे 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 ऐसे करके अपना शेप इस तरह अपने को एक दूसरे से अलग कर लेगा और 2 में बदल जाएगा, 1 से ही 2 बन गया, यानी कि सेल डिवाइड हो गया। वैसे ही अगर हम देखने जाएं कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लिशमैनिया बोल रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया 8.1b जो है ये फिगर है लिशमैनिया का। इसमें क्या है, ये इस तरह का फिगर है, आप देखो एक उल्टा वी ऐसा है, ये शेप है इसे, ये उल्टा वी, ये वी सीधा होगा तुम्हारे लिए, लेकिन उल्टा वी कैसे होगा, उल्टा वी ऐसे होगा, नीचे से भी वो तीखा है ऐसे, यानी कि दोनों एंड से तीखा है, लेकिन इसका बॉटम एंड जो है वो धीरे धीरे ऐसे 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 होके इस तरीके से देखो ऐसे शो करके एक दूसरे से अलग हो जाएगा। भिंडी देखिए, भिंडी की तरह, लेडी भिंडी, ठीक है। तो ऐसे समझो कि ऐसा है, ऊपर से भी तीखा नीचे से भी तीखा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो इस तरीके से अपने बीच में गैप क्रिएट करेगा और ये देखिए 2 चीज़ें अलग होगी, आपकी बुक में दिया गया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये बढ़ जाते हैं। फिर अगर बात करें मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, ठीक है। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट इसको कहा जाता है, प्लाज्मोडियम जो है वो, तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग डॉटर सेल्स में बदल जाते हैं, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की बात करें, वो क्या करता है, वो अलग अलग डॉटर सेल्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पर होता है मल्टीपल फिजन, ऊपर हमने पढ़ा बाइनरी फिजन के बारे में, यहां पर क्या बता रहे हैं, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन, एक सेल जो है वो अलग 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 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिया गया है। तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में बहुत सारे छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, दीज आर द मल्टीपल फिजन। इसके अलावा यीस्ट की बात करें, यीस्ट जो है उसके अंदर छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं, बर्ड्स मतलब छोटे छोटे ऐसे, आलू को देखें, आलू को हम बहुत दिन तक रखते हैं तो उसके ऊपर डॉट डॉट मोटे मोटे गांठें सी बन जाती है, तो वैसे यीस्ट के ऊपर भी ऐसा होता है, और फिर वो अलग तरीके से उगने लगते हैं और इससे सेपरेट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम फिजन। फिजन मतलब टूटना होता है, फिजन मतलब डिवाइड होना होता है, ठीक है। दूसरा है टॉपिक हमारा फ्रेगमेंटेशन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। स्पिरोगेरा फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। अब स्पिरोगेरा जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सिंपली ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, जब ये बड़ा हो जाता है, पूरे तरीके से ग्रो हो जाता है, फिर ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। स्पिरोगेरा की बात कर रहा हूँ। These pieces are fragments grows into new, और ये छोटे छोटे पीस जो होते हैं ये नए ऑर्गेनिज्म में उग जाते हैं। Can we work out the reason for this based on what we saw? This is not true for all multicellular organisms. They cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. अब जो हमने बात की ना कि स्पिरोगेरा क्या होता है, वो मैच्योर होने का टूट जाता है, अलग अलग पार्ट में बिखर जाता है, और अलग अलग पार्ट जो होते हैं इसके वो इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं। लेकिन ये तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर है लेकिन सिंपल बॉडी डिजाइन वाले। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें सिंपल सेल्स का कलेक्शन नहीं होता है, देखो कलेक्शन ऑफ सेल्स, सेल से तो ऑर्गेनिज्म बनता है, तो बहुत सारे सेल से ऑर्गेनिज्म बन गया। अब जब वो टूटा तो वो सेल अलग अलग हो गए और फिर उससे ऑर्गेनिज्म बन गया। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो सेल्स हैं, ये सिंपल कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं है, वहाँ क्या होगा, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू एंड टिश्यूज। अब हमने पढ़ा था पहले भी, मैंने कल ही 8th में जिस परसों एक्सप्लेन किया था, जो सेल्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सेल्स से बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम को मिला के बनता है ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे सिंपल सेल डिवीजन नहीं हो सकती ना। हमारा जो ऑर्गन है, सपोज हम बात करें हमारा हार्ट, ये बना है टिश्यू से, सेल से टिश्यू से ऑर्गन, यानी कि हार्ट हमारा ऑर्गन है तो वो बना है टिश्यू से, टिश्यू बना सेल से। तो हम हार्ट को बाहर फेंक दें तो उग जाएगा, इंसान उग जाएगा उसमें से, नहीं उग सकता। सो इन सच a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical। तो यहाँ पर सेल डिवीजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल हमको पता है भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है।
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स वेज यूज करते हैं रिप्रोडक्शन। अब बेसिक स्ट्रेटजी यूज्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज आल्सो द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल टाइप। अब यहाँ पर कहा गया है कि जनरल पैटर्न, फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेसिफिक यानी कि एक तरह का जो सेल टाइप होता है उसका स्पेशल फंक्शन होता है। हमने देखा कि भाई यहाँ पर हमारे जो बॉडी पार्ट बनते हैं ये सब ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन्स किससे बने? टिश्यू से बने। टिश्यू किससे बना है? स्पेशल तरह के सेल से। यानी कि अगर हम बात करें हार्ट की, वो स्पेशल तरह के सेल से बना है। डाइजेस्टिव सिस्टम वो अलग तरह के सेल से बना है। यानी कि हर एक जो सेल है उसका स्पेसिफिक फंक्शन है। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल टाइप्स। अब हमने स्पिरोगेरा की बात की, उसमें एक ही तरह के सेल होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक ही तरह के सेल है, डिफरेंट तरह के सेल है। तो यहाँ पे तो सेल डिवीजन से तो काम नहीं चल सकता है। The answer is that there must be a single type of cell in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right cell. तो सिंगल टाइप ऑफ सेल होने चाहिए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि कैपेबल हो ग्रो होने में और अपनी ही तरह के दूसरे सेल्स जनरेट करने में अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस। कंडीशन भी देनी पड़ती है, अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं होता। देन तीसरा यहाँ पर बताया गया रीजनरेशन। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. For example, simple animals like Hydra and Planaria can be cut into any number of pieces and each piece grows into a complete organism. Planaria की बात करो, रीजनरेशन किसको कहते हैं? प्लेनेरिया ना, जैसे हाइड्रा होगा प्लेनेरिया, इसको अगर कट करके हम लोग छोड़ दे तो ये अलग अलग इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा जस्ट बाय कटिंग इनटू पीसेस। तो हर एक पीस जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी को कहा जाता है रीजनरेशन। ये आपको याद रखना है, इतना सिंपली आप अंडरलाइन करते रहिए क्या क्या कहा जा रहा है। तो रीजनरेशन मतलब अपनी ही जो कट किए गए पीसेस से जब न्यू इंडिविजुअल बन जाता है तो इसको कहा जाता है रीजनरेशन। Regeneration is carried out by specialized cells. These cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissue. अब रीजनरेशन जो है वो स्पेशल तरह के सेल से होता है, यानी कि हर एक सेल नहीं कर सकता रीजनरेशन। रीजनरेशन के लिए स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो हैं ये इनका नंबर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और जब बहुत ज़्यादा ग्रुप हो जाते हैं सेल्स के फिर उसमें चेंज होता है और अलग तरह के सेल टाइप्स और टिश्यूज बन जाते हैं। वो बदलाव होता है और फिर अलग अलग तरह के सेल्स और टिश्यूज बन जाते हैं। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। और ये जो चेंजेस आते हैं ना ये सिस्टमेटिक आते हैं, ये ऐसे नहीं कि भी अपनी मर्जी से कुछ भी होगा। एक स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ होता है, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। However, regeneration is not the same as reproduction since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. अब रीजनरेशन जो है वो एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन की तरह नहीं होता है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको काट कर नया उससे बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक के अंदर प्लेनेरिया का एग्जांपल दिया गया है, कैसे प्लेनेरिया कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसको 3 पार्ट में बांटा गया, तो 3 से प्रॉपर इंडिविजुअल पैदा हो गए हैं आपकी बुक के हिसाब से। बडिंग की बात करते हैं। Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. अब हाइड्रा की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही जगह पर एक पर्टिकुलर उसकी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर एक जगह पे जो पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है और बार बार हो रहा है। उस जगह पर क्या हो रहा है, बार बार सेल डिवीजन हो रहा है। कहाँ पर? एक स्पेसिफिक जगह पे, बॉडी में कहीं नहीं, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर वो बार बार सेल डिवीजन हो रहा है रिपीटेड। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। अब ये जो बर्ड है जहाँ पर वो सेल डिवीजन हो रहा है बार बार और वो सेल डिवीजन होते होते वहाँ पर एक पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा और जब वो मैच्योर हो जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा तो अपने पेरेंट सेल से वो अपने आप को अलग कर लेगा, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर बडिंग का भी एग्जांपल दिया गया आपकी बुक के अंदर। बडिंग में आप देख सकते हो हाइड्रा है, हाइड्रा के नीचे से थोड़ी सी बड निकली है, वो बड धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, जब वो बिल्कुल बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, फिर वो अपने आप को अलग कर लेगी। अब देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स develop into new plants under appropriate conditions. Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode for reproduction. अब बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जैसे कि रूट, स्टेम्स और लीव्स जो हैं वो नए प्लांट्स बना देते हैं, यानी कि जड़ों से भी उग जाते हैं। स्टेम, बहुत पेड़ देखे होंगे ना पौधे, उनकी स्टेम काट के लगा दो, गुलाब की भी स्टेम लगा दो तो गुलाब उग जाता है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके पत्ते लगा दो, पत्ते से हो जाते हैं, वो होते ही पत्तों जैसे ही। ठीक है, कुछ होते हैं रूट्स लगा दो तो रूट से उग जाते हैं, जड़ों से उग जाते हैं। ठीक है, this property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses और grapes for agriculture purpose. तो इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज किया जाता है अलग अलग तरह के प्लांट्स उगाने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced by seeds. अगर आप सीड से कोई चीज लगा रहे हो, यानी आपने एक तो गुलाब की सीड लगाई सपोज, तो सीड से वो टाइम लगेगा उसको होने में। लेकिन अगर आपने उसको ग्राफ्टिंग, बडिंग के द्वारा जो भी तरीका हमने देखा, ये जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उससे लगाओगे तो डायरेक्ट जल्दी उग जाएगा और जल्दी फ्रूट्स मिलेंगे आपको। Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. अब इसमें ऐसा भी होता है कि ऐसे प्लांट्स जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, केले का सीड सुना है, केले का बीज देखा है? नहीं देखा। केला है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मिन है, इनको हम बीज से नहीं लगा सकते, इनको पौधे को डायरेक्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही लगाना पड़ता है। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी सीड्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं है, उनको आप आसानी से उगा सकते हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characters. अब दूसरी जो एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वो ये है कि जो नए प्लांट्स हम लगाएंगे वो पेरेंटल प्लांट के जैसे ही होंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स वाले। यानी कि आपने संतरा लगाया, ऑरेंज लगाया, तो ऑरेंज जैसा ये होगा वैसी क्वालिटी का ऑरेंज दूसरा मिलेगा। Similarly, birds produced in the notches along the leaf margins of bryophyllum fall on the soil and develop into new plants. अब ये तो देख लिया हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बर्ड्स यानी कि पत्तों से कैसे उगते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 8.5 फिगर देखेंगे तो वहाँ पर ब्रायोफिलम का लीफ दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है ना ब्रायोफिलम का, उस पत्ते के कोने पे देखिए आपको छोटे छोटे बर्ड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पत्ता है इसके कोने में बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं और वो बर्ड से पूरा प्लांट बन जाएगा। जब ऊपर से पत्ते गिर जाएंगे, पत्ते नीचे गिरेंगे तो सॉइल में आके बर्ड्स बनेंगी और पूरा प्लांट दोबारा जनरेट हो जाएगा।